तो वो लाजमी तौर पर मुझसे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। उसका डिस्कशन वर्कशॉप में भी होगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का कोई चीज मिस आउट हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, वो हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। सो टेंशन नहीं लीजिएगा, इंशाल्लाह एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट, एवरीथिंग्स गोना बी जस्ट फाइन, ठीक है ना। फ्रूट फार्मिंग के इंशाल्लाह जो मैप्स हैं और एरियाज है उसकी वीडियो इंशाल्लाह आपको कल या परसों तक पक्का 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 भाई का वादा है अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है भाई। वादा इसलिए भी नहीं क्योंकि अल्लाह ना करे भाई कुछ हो जाए तो माजरत, लेकिन इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के कल आपको मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा, सो लेट्स गो एंड आगे बढ़ेंगे बेटा। एक मिनट से मुझे दे दे, मुझे जरा इसको सिर्फ एक्सटेंड करने दे ताकि मैं आराम से। हाँ बेटा, पास पेपर की ज्योग्राफी की रिकॉर्डिंग वीडियो और वर्कशॉप के ग्रुप की वीडियो इंशाल्लाह आज आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, आप आराम से उसको बैठ के देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सो लेट्स गो, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मई जून 2020 का सवाल है, सवाल क्या कहता है? स्टडी फिगर 4.1, अ मैप शोइंग द एरियाज विद 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान, ठीक है। ये फ्रूट ए है, डॉट्स जहां पे दिखाए में, ठीक है, समवेयर नियर बलूचिस्तान का बिल्कुल साउथ वेस्टर्न एरिया। अच्छा, इसके बाद सिंध का सेंट्रल रीजन और पंजाब का रिवर के बिल्कुल पास वाला रीजन, ठीक है ना। सो दिस सर्टेनली शोज मी द एरियाज। अच्छा, मसला ये है कि रिवर के पास है तो आप बोलेंगे सर कोई बहुत अच्छा फ्रूट ग्रो होता होगा जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बलूचिस्तान के जो साउथ वेस्टर्न रीजन में मार्क करा है ना बेटा, वो आपको इंशाल्लाह पास पर वो जो ज्योग्राफी की मैप्स की वीडियो है इंशाल्लाह उसमें ही बता दूंगा। ये मार्क करने से बिल्कुल क्लैरिटी है कि इस ट्री को, इस पर्टिकुलर आपके पास जो फ्रूट है उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो थोड़े बहुत पानी से भी सर्वाइव ऑफ कर सकता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स एक आध फ्रूट है जिसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हम बहुत टाइम से आपके पास पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो, एप्पल्स नहीं लिख सकते, एप्पल्स यूजुअली ठंडे इलाकों में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। मैंने इसके लिए आपको बोला है कि आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी वो एग्रीकल्चरल फार्मिंग के ऊपर ही है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? इसका आंसर होगा डेट्स, ठीक है। शाबाश, जिसने डेट्स लिखा बेटा, एक्सीलेंट वर्क। इसका आंसर होगा डेट्स, क्योंकि बलूचिस्तान में ये ग्रो हो रहा है ना, और एक ऐसी जगह पर है जहां पर रिवर भी नहीं है। एक रिवर है यहाँ पर, 10 रिवर है, लेकिन उस एक रिवर से आप पूरे के पूरे एरिया को, जाहिर सी बात है, इरिगेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मेरा आइडिया ये जाता है, मुझे ये समझ आता है कि भाई ऐसे फ्रूट की बात हो रही है जिसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इस वाले रीजन में बारिशें भी नहीं होती ज्यादा, ठीक है ना। बारिशें भी यहाँ तक पहुंचती नहीं है, स्पेशली द एरियाज ईस्टर्न टू सिंध। तो ये सारे बेटा आपके पास जो एरियाज हैं ये डेजर्ट एरियाज हैं, स्पेशली ये वाला एरिया, ये चोलिस्तान का एरिया है, ठीक है ना। तो ये चोलिस्तान का एरिया है, ये नारा का एरिया है, और ये आपके पास कहीं ना कहीं खारान डेजर्ट के बिल्कुल करीब एरिया जहाँ पानी नहीं है, तो उससे मुझे समझ आता है भाई ये डेट फार्मिंग की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? ये लाइनों वाला रीजन जो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, की को बराबर में देखते रहिएगा, मैं की के ऊपर रेड से मार्क कर रहा हूँ, आई होप मेरे साथ आप स्पॉट कर रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये जितनी भी की है मेरे पास, ये देखें, ये वाला रीजन है, ठीक है। अच्छा, ये सारा वो रीजन है जहां पर आपको चनाब रिवर मिलता है, यहाँ पर आपको सतलज रिवर मिलेगा, ठीक है, सतलज रिवर है, इधर रावी रिवर है, इसके बाद चनाब है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास झेलम रिवर भी फ्लो करता है, ठीक है। इसके बाद ये इंडस के करीब का इलाका है। आई नो ये कुछ हद तक डेजर्ट एरियाज में भी जा रहा है, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पर बारिश भी होती है, अच्छा खासा पानी भी अवेलेबल होता है, ये फर्टाइल लैंड भी है, और ये किसी भी हद तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नहीं जा रहा। यानी ये एक ऐसा फ्रूट है जो सिर्फ सिंध और पंजाब में ग्रो होता है। तो ऐसा कौन सा फ्रूट क्रॉप है जो मुझे सिर्फ सिंध और पंजाब के रीजन में मिलता है? सो दैट इज बनानास, नहीं बेटा, मैंगोज, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो मेरे पास फ्रूट फार्मिंग है, ये क्या है मेरे पास मेरे बच्चे? ये मैंगो की फ्रूट फार्मिंग क्रॉप को शो कर रही मुझे, ठीक है ना। सो सर्टेनली ये मैंगोज लिखूंगा मैं इधर बेटा, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह जिनको क्लैरिटी नहीं है वो फिक्र नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा दिल पे हाथ रखेंगे, एक दिन का इंतजार करेंगे, इंशाल्लाह कल ही वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह उसमें मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वैसे भी मैं एंड में कराता हूँ, वर्कशॉप में भी याद कराता हूँ, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। मैप एक मरतबा वापसी फिर से होगा। सो आप इसमें क्या लिख देंगे मेरे बच्चे? आप लिख देंगे मैंगोस, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो सी वाला रीजन है, ऑफ कोर्स ये मेरे पास बलूचिस्तान रीजन में भी अवेलेबल है,
ये मेरे पास सिंध में तो बिल्कुल नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, और ये मेरे पास खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ऐसा कौन सा क्रॉप है जो बाकायदा तौर पर मेरे पास सिंध और सिंध नहीं, सॉरी, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा रीजन में ग्रो होता है? देखिए, अगर एप्पल्स होता तो एप्पल सिंध और बलूचिस्तान में भी ग्रो होता है, ठीक है, तो सिंध और पंजाब में भी ग्रो होता है, लेकिन ये सिर्फ बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफबी का रीजन शो कर रहा है, स्पेशली वो रीजन जो पहाड़ी इलाका है। और इन पहाड़ी इलाकों में एप्रिकॉट्स ग्रो होते हैं बेटा। कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं बेटा? ये एप्रिकॉट्स है, ठीक है। तो सर्टेनली उससे मुझे पहले मैं यही बोला हुआ, कंप्लीट द की विद द फ्रूट नेम्स बिलो। तो ए वाला क्या हो गया मेरे बच्चों मेरे पास? ए वाला हो गया डेट। बी वाला क्या हो गया बेटा? डी बी वाला हो गया मैंगोज। और सी वाला क्या हो गया मेरे बच्चों? सी वाला हो गया एप्रिकॉट। अब आपका ये कहना होगा, सर ये हम कैसे याद करेंगे, ठीक है ना? सो कोई मसला नहीं है, आपको इसमें ज्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको एक चीज बना के दूंगा, उसमें ये सब चीजें अवेलेबल होंगी। और मैं इंशाल्लाह कुछ मार्किंग्स भी दूंगा जिससे आप आराम से इनकी लोकेशंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो जो वीडियो है मैप वाली, वो जो तीसरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो इसी चीज पर आएगी। टेंशन मत लीजिएगा, आपको आपके पेपर से पहले ये सब चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी जो आपके पेपर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इसेंशियल है, ठीक है ना? सर आपकी वॉइस बहुत लैक हो रही है, प्लीज अगर पॉसिबल है तो सी का वापसी समझा दें। बेटा मेरी वॉइस लैक हो रही है? नहीं हो रही लैग, नो, नहीं। बेटा वो हो सकता है आपकी तरफ से हो, लेकिन मैं सी एक मतलब वापसी बता देता हूँ। क्योंकि सिर्फ बलूचिस्तान रीजन में है, खैबर पख्तूनख्वा रीजन में है, तो ये एप्रिकॉट होगा। दो निशानियां, क्योंकि पहली बात है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान रीजन में मौजूद है। दूसरी निशानी क्या है बेटा? दूसरी निशानी ये है कि बेटा ये पहाड़ी इलाकों में है, चाहिए तो जितना ही पहाड़ी इलाकों में ग्रो होता है ना, ये एप्रिकॉट्स होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों का कहना होगा, सर ये चेरीज भी तो हो सकता है बेटा। चेरीज कभी भी सेंट्रल बलूचिस्तान में ग्रो नहीं होते, ठीक है। चेरीज फिर आपके पास सिर्फ कोयटा वगैरह के रीजन में ग्रो होते हैं, और मैक्सिमम खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में ग्रो होंगे, जिसमें नॉर्दर्न साइड भी इंक्लूडेड होगी। इंशाल्लाह इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चों। टेंशन मत लीजिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, और मसला नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह वर्कशॉप के फर्स्ट डे पे ही समझाऊंगा मैप्स के अंदर। पहले सबसे पहले सबको सारे मैप्स ही याद कराऊंगा, इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे वाली चीजें देखेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आगे आ जाएंगे मेरे बच्चों। यूजिंग फिगर 4.1 ओनली, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरियाज वेयर फ्रूट ए इज ग्रोन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बताओ फ्रूट ए के एरियाज की, ठीक है। सो अगर आप फ्रूट ए के एरियाज देखें, तो फ्रूट ए के एरियाज ये सारे डॉट वाले रीजन है। अच्छा, इसमें एक तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान है, ठीक है, तो आप साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान का एरिया लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये सिंध का बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है, इसको कवर कर रहा है। आप ईस्टर्न सिंध का रीजन लिख सकते हैं। एंड आप लिख सकते हैं किस तरीके से साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान को, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब को ये कवर करता है, ठीक है ना? तो आप लिखेंगे साउथ ईस्टर्न पंजाब, ठीक है ना, साउथ ईस्टर्न पंजाब। एंड यू कैन ऑल्सो राइट दैट इट इज ग्रोन अलोंग द रिवर इंडस, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं दैट इट इज ग्रोन अलोंग द रिवर इंडस, ठीक है। यार डेजर्ट एरिया नहीं लिखेगा क्योंकि सिर्फ डेजर्ट एरिया नहीं है, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हैं दैट सम ऑफ द पार्ट इज इंक्लूडेड इन द चोलिस्तान एंड नाला डेजर्ट्स, लेकिन जो मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो प्रोविंसेस और प्रोविंसेस की डायरेक्टेड लोकेशन की बात कर लीजिएगा, वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए, उसको मेंशन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बातें बेटा मेरे साथ लिख लीजिएगा। क्या लिखूंगा बेटा? साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों? ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध। एंड सर्टेनली पंजाब एरिया की भी आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब एरिया में साउथ ईस्टर्न पंजाब। और मैंने आपको ये भी बोला, आप ये बात भी लिख सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ इट इज ग्रोन अलोंग द रिवर इंडस, ठीक है, मैंने अभी ऊपर लोकेट करके भी आपको बताया है, ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं क्या मेरे बच्चे? अलोंग द रिवर इंडस। क्योंकि अगर आप देखें तो स्लाइड में जो बीच में लाइंस हैं पंजाब और सिंध के एरियाज में, वो क्वाइट एफिशिएंटली हमें दिख रहा है कि बेटा जो है ये अलोंग द रिवर इंडस ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ ग्रो हो रहा है बेटा? अलोंग द रिवर इंडस ग्रो हो रहा है, ठीक है। साउथ ईस्ट नहीं है, अरे सॉरी 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 सॉरी, साउथ ईस्टर्न तो लिखा है मैंने। ये ना साउथ ईस्टर्न पंजाब लिखा है ना मैंने बच्चे।
वो मैंने गलती से पहले साउथ वेस्टर्न बोल दिया था, लेकिन फिर मैंने समझाया भी था नहीं साउथ ईस्टर्न है, माजरत। आई होप बेटा क्लियर है, तो इफ क्लियर बेटा प्लीज जल्दी से लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूं मेरे बच्चे। चलो कोई और मसला हो तो मुझे लिखो, वरना मैं बेटा आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है ना। साउथ ईस्टर्न किधर है मैप पे? बेटा ये ना साउथ ईस्टर्न, देखो ये पंजाब है, और ये पंजाब का साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, साउथ। और साउथ की तरफ थोड़ा ईस्टर्न जा रहा है रीजन, तो साउथ ईस्टर्न इट इज एक्सेप्टेबल मेरे बच्चे, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध होगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध होगा, पंजाब का साउथ ईस्टर्न पार्ट होगा, ठीक है, पंजाब का साउथ ईस्टर्न पार्ट होगा। और अगर आपको नहीं भी वो हो पेपर में आइडेंटिफाई, तो आप अलोंग द रिवर इंडस भी लिखेंगे ना, तो वो भी बात ठीक हो जाएगी कि अलोंग द रिवर इंडस है, ठीक है। आगे आ जाएंगे। So use figure 4.1 only and state two differences between the location and areas where fruits B and C are grown. तो अगर आप फ्रूट बी और सी के डिफरेंसेस देखना चाहें, तो फ्रूट बी और सी के डिफरेंसेस देख लीजिएगा। अच्छा, फ्रूट बी और सी का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फ्रूट बी इज ग्रोन इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान, ओ सॉरी ईस्टर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान, एंड फ्रूट सी इज ग्रोन इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो एक डिफरेंस तो ये आ गया वेस्टर्न और ईस्टर्न वाला, ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं। आप इवन प्रोविंसेस के नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रोविंसेस के नाम मेंशन करने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे बेटा अपने पास, fruit B is grown in the eastern regions of Pakistan, while fruit C is grown in the western regions of Pakistan. Fruit B covers two provinces. provinces के नाम लिख लें बेटा, कौन से provinces हैं बेटा? सिंध एंड पंजाब। वाइल फ्रूट सी के बारे में आप लिख लेंगे, फ्रूट सी कवर्स टू प्रोविंसेस दैट आर व्हाट बेटा? बलोचिस्तान एंड केपी के, ठीक है मेरे बच्चे। आई होप बेटा यहां तक बात क्लियर होगी। आ, हाँ, ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर इंडस का मतलब भी यही है बेटा, रिवर इंडस क्योंकि पाकिस्तान के बीच में, तो अगर आप ईस्टर्न रीजन लिख रहे हैं तो बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको बिल्कुल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। आगे आ जाएंगे। एक्सप्लेन द आइडियल नेचुरल ग्रोइंग कंडीशंस नीडेड टू ग्रो व्हाट बेटा? नीडेड टू ग्रो बनानाज इन पाकिस्तान। यू शुड डेवलप योर आंसर। अब क्या बोल रहा है बेटा? बोल रहा है मुझे कि आइडियल आपके पास जो कंडीशंस है बनाना को ग्रो करने की, ठीक है ना, वो बता दें, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने की क्या होगी, कि आपको एफिशिएंट फर्टाइल सॉइल अवेलेबिलिटी चाहिए होगी ना, कि यार बनानाज में ग्रो कर रहा हूं तो मेरे पास कैसी सॉइल अवेलेबल हो? फर्टाइल सॉइल अवेलेबल हो। तो पहली चीज आप इसमें मेंशन डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। आप लिखेंगे क्या कि सॉइल जो अवेलेबल हो बेटा वो क्या हो? अच्छी सॉइल हो, ठीक है। आप लिखेंगे फर्टाइल सॉइल रिक्वायर्ड। अच्छा, सॉइल का एक और फीचर होता है कि सिर्फ फर्टाइल नहीं हो, सॉइल क्या हो मेरे बच्चों? वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, लूमी सॉइल भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। वेल ड्रेन्ड सॉइल टू अवॉइड व्हाट? टू अवॉइड वाटर लॉगिंग। और जब वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो आप बोलेंगे भाई सैलिनिटी भी नहीं होगी, इससे क्रॉप अच्छा भी ग्रो होगा, बेहतर ग्रो होगा, काफी एफिशिएंट ग्रो होगी। किस चीज की एफिशिएंट ग्रोथ होगी बेटा? मेरे क्रॉप्स की एफिशिएंट ग्रोथ होगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात याद रखिएगा, बनाना किन रीजन में ग्रो होते हैं? अच्छा, सिंध के लोअर पार्ट्स में ग्रो होते हैं, ठीक है ना। अब सिंध के लोअर पार्ट्स में और पंजाब के सेंट्रल रीजन में ग्रो होने का मतलब क्या है?
ग्रो होने का मतलब ये है कि बेटा उनको जो रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की वो चाहिए क्या होगी बेटा, मॉडरेट वार्म टेम्परेचर चाहिए होंगे। और दूसरी बात है पानी की जरूरत है। और पानी किन एरियाज में होता है बेटा, पानी उन एरियाज में होता है जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट हो। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि मैं मैप में समझाऊंगा भी कि बनानास आर यूजुअली ग्रोन ऑन द कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरिया में क्लाइमेट कैसा होता है बेटा, आप बोलेंगे सर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट का क्या मतलब, ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब होता है कि बेटा पानी, हवा के अंदर पानी के जो वेपर्स हैं वो बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड विथ वार्म टेम्परेचर्स that would help the crop grow efficiently. That would help the crop grow what beta, that would help the crop grow efficiently, ठीक है ना। so amount of water vapor in the air is known as what beta, humidity। बिल्कुल मैंने क्लास में पहले पढ़ाया हुआ है। दूसरी सबसे एसेंशियल चीज क्या होती है, मैं कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहा हूं, क्रॉप को क्या चाहिए होगा, जनरलाइज सोचो ना यार। सोचो, मैंने कुछ लिखवाया नहीं इसके बारे में। एक प्लांट है, उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक्सेलेंट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होगी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं भाई, सनशाइन की रिक्वायरमेंट है, यानी क्या हो बेटा, एफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, एफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। अच्छा, एफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट क्यों जरूरी है क्रॉप्स के लिए बेटा, ये बेटा इसलिए जरूरी है क्रॉप्स के लिए क्योंकि याद रखिएगा ये क्रॉप्स को क्या करती है बेटा, एक तो ग्रो करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। दूसरा आप ये भी लिखेंगे कि ये किस तरीके से, अच्छे तरीके से आपको है ना क्रॉप्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। आप इधर मेंशन करेंगे कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेटा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेंशन करेंगे, जिसके लिए सनलाइट बहुत ज्यादा क्या है मेरे बच्चे, जिसके लिए सनलाइट बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सनलाइट बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। आप राइपनिंग भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स राइपनिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन बनानास के अंदर राइपनिंग का थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें आप फोटोसिंथेसिस का रखेंगे। यूजुअली क्रॉप्स लाइक व्हीट, क्रॉप्स लाइक व्हाट कुड से राइस, उनको बेटा बहुत ज्यादा ड्राइनेस की जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, बनानास को इतनी जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हर क्रॉप को राइपनिंग के वक्त जरूरत होती है सनलाइट की, लेकिन सनलाइट का मेजर जो यूज है ना मेरे बच्चे वो क्या है, दो डेवलप पॉइंट सही होंगे, बिल्कुल मेरे बच्चे, दो डेवलप पॉइंट्स काफी होंगे। फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्टिलाइजर है ना नेचुरल ग्रोइंग कंडीशन में नहीं आता। आप ये लिख सकते हैं कि आइडियल अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, तो वो मैंने ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि फर्टाइल सॉइल अवेलेबल हो, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा सवाल ने क्या कहा है मेरे बच्चे, सवाल ने कहा है आइडियल नेचुरल ग्रोइंग कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस, आइडियल नेचुरल ग्रोइंग कंडीशंस चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट आ जाएंगे, डिफाइन सब्सिस्टेंस फार्मिंग पहले भी कर चुके हैं, आगे बढ़ जाएंगे। स्टेट ह्यूमन एंड टू नेचुरल इनपुट्स फॉर सब्सिस्टेंस राइस फार्मिंग। टू ह्यूमन इनपुट्स बता दें, टू नेचुरल इनपुट्स, और टू नेचुरल इनपुट्स और टू ह्यूमन इनपुट्स बता दें। बहुत आसान है बेटा, कौन से ह्यूमन इनपुट्स चाहिए होंगे, कौन से नेचुरल इनपुट्स चाहिए होंगे। ह्यूमन इनपुट्स बेसिकली फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, और क्या बेटा, इरिगेशन। नेचुरल में क्या आ जाएगा बेटा, सनलाइट चाहिए होगी, रेनफॉल चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगा बेटा, और आपको क्लाइमेटिक कंडीशन यानी वार्म टेम्परेचर्स, ठीक है ना। आप सॉइल की टाइप भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉइल टाइप, सॉइल की टाइप यानी कौन सी सॉइल चाहिए होगी बेटा, लूमी सॉइल चाहिए होती है, क्ले सॉइल भी इधर चल जाती है, आप क्ले सॉइल के बारे में लिख सकते हैं। सर इट टेल्स अस अबाउट सब्सिस्टेंस राइस फार्मिंग, सो शुड वी शुड so would the human input be desi seeds or instead of HYV seeds। बेटा HYV seeds इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि अब कॉमनली पाकिस्तान में सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज होती है। द न्यू डेटा इन पाकिस्तान सजेस्ट दैट इवन बेटा आप अगर अपने गेट कीपर से पूछेंगे, जैसे हमारा जो गेट कीपर है वो बेचारा गरीब गुरबा आदमी है, उसके पास 1.5 एकड़ जमीन है, लेकिन वो भी बेटा जानता है इरीपाक 6 क्या है, और वो भी बाकायदा तौर पर इरीपाक 6 को यूज करता है। तो ये नहीं है, आप इसमें ऑफकोर्स HYV सीड्स का लिख सकते हैं। आप ये लिख लीजिएगा अफोर्डेबल HYV सीड्स, जो गरीब लोग अफोर्ड कर सके, ठीक है ना, वो वाली चीजें आप ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये अवेलेबिलिटी हो चुकी है।
और पाकिस्तान में अगर HYV सीड्स अवेलेबल हो गई हैं गरीबों के लिए भी, सब्सिस्टेंस फार्मर्स वालों के लिए भी, क्योंकि अब बहुत कॉमनली ग्रो हो रही है, इसका इसको इस सेंस में ले कि लोकली भी आप HYV सीड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। सर ह्यूमन में ड्राउट पावर एंड इक्विपमेंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा, ड्राउट पावर भी आ सकता है, इक्विपमेंट भी आ सकता है, लेकिन इक्विपमेंट में आप हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स मत लिख लीजिएगा, क्योंकि ये गरीब लोग फिर हार्वेस्टर और थ्रेशर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। वो HYV सीड्स अफोर्ड कर लेंगे लेकिन हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे बच्चे, ठीक है। आगे की तरफ आ जाएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सजेस्ट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। टू डिसएडवांटेज बता दें सब्सिस्टेंस फार्मिंग के। क्या डिसएडवांटेज है बेटा सब्सिस्टेंस फार्मिंग के, बहुत इजी, हमने मल्टीपल टाइम्स किया है, ठीक है ना, कि ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, आउटपुट एक तो कम कम होता है, तो आप उसकी बात कर सकते हैं किस तरीके से आउटपुट लेवल्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो समटाइम्स अवेलेबिलिटी इज नॉट इनफ फॉर द पीपल ग्रोइंग इट, ठीक है। दूसरी बात ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, लेबर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है आपको, आप उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप ये लिख सकते हैं बहुत ज्यादा रिलाई करता है, किस पे रिलाई करता है बेटा, बारानी फार्मिंग पे रिलाई करता है, यानी रेनफॉल पर रिलाई करता है, तो आप लिख सकते हैं रिलाइज ऑन रेनफॉल। और दूसरा ये लिख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर क्या मैंने बोला, लेबर लेबर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनुअल मैनुअल लेबर, ठीक है। आई होप बेटा यहाँ तक सबको बात की ऑलरेडी। हम कर लेस इनकम फॉर द कंट्री भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल बेटा। इवेल्युएट टू द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान हैव बीन सक्सेसफुल। अब वही बेटा बात आ गई, सक्सेसफुल वाला सवाल आ गया, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करूंगा इस सक्सेसफुल वाले सवाल को, जी क्या करना चाहिए मुझे एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर। मैंने कल भी सीखा था कि जब ऐसा कोई सवाल आए जहां पर आपको सक्सेस की बात करनी हो बेटा, तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करी गई हैं और वो क्या स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हैं या नहीं है, ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं इसकी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा और फिर बताऊंगा व्हाई दी स्ट्रैटेजीज आर नॉट सक्सेसफुल, यानी पहले मैं सक्सेसेस की बात करूंगा और फिर उन सक्सेसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताऊंगा, ठीक है ना। आपको जैसा बेहतर लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पहले प्रॉब्लम्स लिखनी चाहिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले आप उसके सक्सेसफुलनेस बताएंगे और फिर बताएंगे कि क्यों वो सक्सेसफुल नहीं है स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है, किसी ने आगे पीछे लिखा है तो इट इज एक्सेप्टेबल टू द एग्जामिनर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैंने पानी नहीं पिया, मैं पानी पी के आता हूँ। आई एम इट्स टेकिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। 2 मिनट दीजिएगा, पानी पी के आता हूँ, ठीक है। करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी मुझे, ठीक है। चले जी, तो मेरे बच्चों आगे आ जाएंगे, ठीक है। सो अब इधर मुझे सबसे पहले बताना है कौन सी, एक मरता वापसी एक काम करता हूँ, सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या सवाल था। देखिए सवाल ये कह रहा है इवेल्युएट करें टू द एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब क्या ये चीज हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो ये बताओ क्यों नहीं हो सकती। टू विच डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी वो बोल रहा है भाई जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम लगाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या करने की, बढ़ाने की। यानी मतलब क्या है इसका, सिंपल, कि आउटपुट को क्या करना है मेरे बच्चे, आउटपुट को इंक्रीज करना है। किसके आउटपुट को इंक्रीज करना है, एग्रीकल्चर के आउटपुट को इंक्रीज करना है। यानी एग्रीकल्चर के आउटपुट को इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजीज यानी चालें बताओ, कौन कौन सी चालें इस्तेमाल कर सकता हूं, स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकता हूं बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने के लिए। दूसरी बात है, और और ये बताओ क्या ये सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल का मतलब कि पहले बताऊंगा हाँ हाँ ये चीजें करोगे तो सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उन चीजों को अचीव करने के प्रॉब्लम्स ही बताऊंगा कि भाई हो सकता है अनसक्सेसफुल भी हो। क्यों अनसक्सेसफुल हो, क्योंकि हर जगह पे ये चीजें चलेंगी थोड़ी ना, हर जगह पे आपको आउटपुट सिमिलर थोड़ी ना मिलेगा, आपको डिफरेंसेस जरूर मिल सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। आ जाएंगे मेरे बच्चों, सबसे पहले बात करूंगा, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। सबसे पहले बात करूंगा मेरे बच्चे किस चीज की, कि हाँ भाई ये क्या है, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की बात कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल लोग लिख रहे हैं रैंड रिफॉर्म्स, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, गो विथ HYV सीड्स, व्हाई, बिकॉज यू हैव मेनी एग्जांपल्स इन HYV सीड्स। तो आप लिख सकते हो HYV सीड्स का मैं क्या कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं, आई कैन यूज HYV सीड्स। हाउ वुड HYV सीड्स बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। तो आप लिखेंगे दीज सीड्स आर
पेस्ट रेजिस्टेंट, यानी ये पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स होती हैं। इसके अलावा ये क्या होती हैं, ये ड्राउट रेजिस्टेंट होती हैं, यानी अगर ड्राउट होगा, पानी कम होगा, तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है, दे कैन हैंडल डिफिकल्ट स्लैश harsh climatic conditions, which makes them what beta, which makes them increase output। जब आउटपुट बढ़ जाएगा, आप एग्जाम्पल लिख देंगे, आप लिखेंगे एग्जाम्पल में कोई भी दो सीड्स का नाम लिख दें, आप लिखेंगे एग्जाम्पल राइस के लिए इस्तेमाल करता हूं क्या, इरीपाक 6 और बासमती। इसके अलावा आप लिख सकते हैं किसकी एग्जांपल, शुगर केन की है, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, वो मल्टीपल एग्जांपल्स आप नोट से देख के ऑफ कोर्स मेंशन डाउन कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, ऑफ कोर्स आप बात कर सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। फिर आप बताएंगे लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विच इंक्रीजेस व्हाट बेटा, एफिशिएंसी प्लस प्रोडक्टिविटी। और जब ये चीज इंक्रीज होती है तो आप लिखेंगे कि इससे आउटपुट क्या हो जाता है मेरे बच्चों, आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। जब आप आउटपुट इंक्रीज करेंगे मेरे बच्चों, तो आउटपुट इंक्रीज करने से क्या फायदा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई। फिर आप लैंड रिफॉर्म्स की एग्जांपल देंगे, जैसे अभी जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पर कितना एकड़ लैंड रिस्ट्रिक्ट किया था, आप वो भी बता देंगे। आप बोलेंगे भाई 150 एकर्स ऑफ, एकर्स खुद लिख लीजिएगा, अनइरिगेट ओ सॉरी irrigated land and 300 acres of unirrigated land। तो ऑफ कोर्स आप इसके बारे में चीजें मेंशन डाउन कर सकते हैं। HS12, अच्छा HSF12 था शायद, ठीक है, लेकिन एक्सीलेंट मेरे बच्चे, आई एम सो प्राउड के लोगों को चीजें याद हैं बेटा। इसका मतलब आप लोग जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से बस कंटिन्यूटी रखें, जितने पास से पर देना हो वो करते रहें। वर्कशॉप्स में मैं इंशाल्लाह टास्क ही बताऊंगा, डेली का टास्क क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डे 1 पे कराया, तो उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। घबराएं नहीं, देखें मुझे पता है बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही होगी, बहुत सारे लोगों को जबरदस्त तरीके से चीजों पे इश्यूज हो रहे होंगे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं बेटा। जब तक भाई जिंदा है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इंशाल्लाह आपके हर एक चीज को मैं इस तरीके से स्केड्यूल करूंगा कि आपको पेपर से पहले प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पेपर से पहले टेंशन होना, पेपर से पहले नर्वसनेस होना, ये क्वाइट कॉमन बात है भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेजॉरिटी लोग इससे सफर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उम्मीदें छोड़ दें। उम्मीदें छोड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप उम्मीद पर दुनिया कायम है, और आप कायम रहिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियों से हमकिनार करेगा। घबराने वाली बात ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। मॉक्स चेक हो गए हैं, और मॉक्स की जो पेपर रिव्यू है वो कल ही होगा। तो कल प्लीज अपने अपने पासेस वर्कशॉप के और पेपर रिव्यू के लिए पेपर्स मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आ जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। अब मसला ये, आपने टेक्निक्स, हाँ भाई बहुत सारे लोग लिख रहे थे मेरे साथ, मैंने देखा था किसी ने मशीनरीज लिखा था, वो भी लिख सकते हैं। मशीनरीज की एग्जांपल में हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल और चीजों की बात कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स की बात कर सकते हैं। तो फिर फर्टिलाइजर्स के साथ मिला सकते हैं किस तरह नाइट्रोजन, सल्फर और इन पर्टिकुलर केमिकल्स के फर्टिलाइजर्स होते हैं जो इनरिच करते हैं, किस चीज को इनरिच करते हैं बेटा, मेरे क्रॉप्स को इनरिच करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो आप आ जाएंगे, आप लिखेंगे अपने पास। नेक्स्ट बात करूंगा बेटा किस चीज की बात करूंगा, प्रॉब्लम्स की बात करूंगा। प्रॉब्लम्स, आप बोलेंगे यस दे मे हैव प्रॉब्लम्स विच मेक्स देम व्हाट, अनसक्सेसफुल। क्या प्रॉब्लम्स होंगे बेटा। सो ऑफ कोर्स अब प्रॉब्लम्स की हम पहले ही चेन बना चुके हैं, तो मैं बार बार चेन नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो HYV सीड्स के साथ क्या प्रॉब्लम है बेटा, HYV सीड्स होती हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, नो गवर्नमेंट लोन्स अवेलेबल, many farmers are subsistence farmers and they do not have enough
मनी टू ग्रो, और सॉरी टू ग्रो लिख रहा हूँ, माजरत, टू परचेज दीज सीड्स। और ऑफ कोर्स लैंड रिफॉर्म में हम पहले ही पढ़ चुके, करप्शन होता है। आई होप सब करप्शन की चेन खुद बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसी चीज का प्रॉब्लम लिखेगा जो ऊपर आपने जिस चीज का सोल्यूशन दिया हुआ है, करप्शन, और फिर वो करप्शन की पूरी चेन नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। किस तरीके से डिपार्टमेंट है, एजेंसीज है, ये करप्शन करती हैं। और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो प्रोमिनेंट बेसिस पर है कि लोग अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने नेबर्स में, अपने घर पे काम करने वाले लोगों में लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे प्रॉपर अटेंडेंस नहीं मिल पाती, ठीक है। और इसके अलावा मेरे को एक एग्जांपल अभी जहन में आई जो मैंने नोट्स में भी लिखवाई हुई है जुल्फिकार अली भुट्टो के, कि आप लिख सकते हैं किस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने टाइम पर 1.8 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है ना। अच्छा, सर करप्शन की चेन बनवा दे प्लीज, भूल गया। अरे यार, नोट्स में बनी हुई है, अभी मैंने बोला भी है मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, तो इसको एक मर्तबा कनेक्ट करके लिख लेना, ठीक है। आज ही इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है ना, ताकि जल्दी जल्दी तुम लोग तक चीजें पहुंचे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मुझे अंदाजा है कि किस तरीके से आप लोग के लिए मुश्किल हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है चीजों को अटेन करने में। तो मैं कोशिश करूंगा लोगों के लिए मैक्सिमम चीजें मैक्सिमम टाइम लिमिट में जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। लैक ऑफ एजुकेशन बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं कि फार्मर्स आर नॉट विलिंग टू अडेप्ट टू न्यू फार्मिंग मेथड्स। हो, आज का दिन बहुत टायरिंग था भाई, एंड आज का दिन बहुत स्पेशल भी था। थैंक यू टू ऑल दोज हु वर इन्वॉल्व्ड। जजाकल्ला भाई, यू मेड मी फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, लिटरली। जजाकल्ला मेरे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सर क्या हुआ? इंस्टा की स्टोरी पे आ जाएगा क्या हुआ। ग्लोबल वार्मिंग सो फ्लड्स नहीं लिखना, क्योंकि मसला ये है कि आपको जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से ही लिखनी है बात ना। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रॉब्लम लिखना, जैसे HYV सीड्स अगर स्ट्रैटेजी है क्रॉपिंग को बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे HYV सीड्स को अटेन करने में क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। सर आपकी बर्थडे थी? नहीं नहीं भाई, मेरी बर्थडे 11 अगस्त, 11 अगस्त बेटा, लियो। ये भी तुम जैसे बच्चों ने ही सिखाई है बातें। खैर, स्टडी फिगर 1.1 मैप ऑफ पाकिस्तान आ जाएंगे सब बेटा अक्टूबर नवंबर 2020 के ऊपर। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बेटा आपको जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम से हम कंसंट्रेट करेंगे, वरना हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी आज एनर्जी लो है, तो मैं क्लास को जल्दी एंड करूंगा। जल्दी तो नहीं, टाइम पर एंड करूंगा, ठीक है ना। देखो देखो, भले कोई आपको लिखवा रहा है चीज, वो उसके हिसाब से अच्छी होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम पेपर में बैठते हैं ना, तो हमें साइड के रीजंस सोचने में मुश्किल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सोल्यूशन लिखा, तो उस सोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम लिखने में ना मेरे लिए आसानी होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि HYV सीड्स है, अब HYV सीड्स के साथ साथ मैं ये लिखूंगा कि यार HYV सीड्स अगर मैं यूज करता हूं, तो यार HYV सीड को अटेन करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो आप बोलेंगे नहीं सर यार, पैसा ही नहीं, लोगों के पास खरीद नहीं सकते, और मेजोरिटी फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मर तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो वो वाली बात है ना, फिर लिखने से ना तो तुम्हारे लिए भी लिखना आसान हो जाएगा, और तुम्हें सोचने की कैपेबिलिटी भी तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। सही है ना। अरे कोई बाहर में नहीं जाए, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं, सब अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, सबको अपना काम करने दो, और हम अपना काम करेंगे, ठीक है ना। और कोई मतलब जितना जितना आप जो भी चीज देखते हैं उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लें, चीजें होती हैं इधर उधर, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो जितना मेरे हिसाब से आप अपने रीजन से रिलेटेड चीज को लिखेंगे ना बेटा, उतना ही आपके पास लिखने में आसानी होगी, ठीक है। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि कभी कभार गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज लगाती है और फिर फ्लड्स हो जाते हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है।
ठीक है, तो फिर वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ लिखना कि भाई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने लोगों को मशीनरी प्रोवाइड करी, ये प्रोवाइड किया, लोगों ने क्रॉपिंग अच्छी करी, एंड में फ्लड आ गया। ठीक है ना। सो बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सोच जो बंदे की है ना, वो ऐसी कनेक्टेड होनी चाहिए कि जो आप सोल्यूशन लिखे ना, उससे ही रिलेटेड प्रॉब्लम लिखें। तो आपके क्या होता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी है ना बेटा, वो कनेक्ट कर जाती है। तो ऐसा ना हो ना पेपर में बैठे हो, पता चले रीजन ही याद नहीं आ रहा क्या हुआ, तो क्योंकि रिलेट नहीं कर पाओ। ठीक है ना, तो ऐसा रीजन ढूंढो जिससे रिलेट करना बड़ा आसान हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म लिखा हमने, तो हमने लैंड रिफॉर्म बहुत यूनिक चीज लिखी, सही है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया तो बहुत अच्छी बात थी। तो ऐसी चीज हो सकता है कि आपको कहीं और ना मिले, लेकिन लैंड रिफॉर्म से ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर आउटपुट इज इट इज अ स्ट्रैटेजी, एंड गवर्नमेंट ने पहले ही स्ट्रैटेजी लगाई हुई है, तो हम उसका डिस्कशन कर सकते हैं। और लैंड रिफॉर्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्यों अनसक्सेसफुल हुई, क्योंकि उसमें करप्शन का इन्वॉल्वमेंट है। अब मैं लैंड रिफॉर्म के साथ लिखूं फ्लड्स, तो यार कोई मतलब सेंस नहीं बनेगा। मतलब मैं बोलूंगा यार ठीक है चलो एक्सेप्टेबल कि यार ग्रो किया और फ्लड आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए ना, पेपर में टक करके स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे हाँ इसके साथ ये प्रॉब्लम है, सर ने बताया था ये प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम कनेक्टेड होना चाहिए, तो याद भी आएगा और एग्जामिनर को रिलेटेबल भी लगेगा। एग्जामिनर बोलेगा अरे हाँ यार ये तो बात सही कर रहा है। समझ रहे हो बात को मेरी। चलें जी, आगे आ जाएंगे। स्टडी फिगर 1 मैप ऑफ पाकिस्तान। अगली चीज क्या बोल रहा है मुझे बेटा, मुझे बोल रहा है शेड वन एरिया वेयर एप्पल्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान। तो आपने एक एरिया को शेड करना है जहां पर एप्पल ग्रोन हो, और इसमें बलूचिस्तान के रीजन्स, अगर आप सेंट्रल बलूचिस्तान के रीजन्स को आप मार्क आउट कर सकते हैं, वो एविडेंट है क्योंकि वो हमारे जो वीडियो है उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन है ना, वीडियो के बाद थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिर भी मैं आपको शेड करके दो तीन रीजन दिखा देता हूँ। तो एक तो एप्पल्स परफेक्टली ग्रो होते हैं आपके पास सेंट्रल बलूचिस्तान रीजन्स के अंदर। तो इन रीजन्स के अंदर एप्पल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आपने कोई भी ऐसा मतलब मार्किंग कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्जामिनर स्क्रूटनी करने नहीं आएगा, वो आपको नंबर दे देगा। अच्छा, दूसरी बात, सेंट्रल एनडब्ल्यूएफपी यानी केपीके और नॉर्दर्न रीजन्स में बहुत ज्यादा एप्पल्स ग्रो होते हैं। तो ये दो बहुत प्रोमिनेंट एरियाज हैं, आप इन एरियाज को मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, और आसानी हो जाएगी। ठीक है ना सर, ये क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ अपलोड होगी बेटा, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं यूट्यूब पर अपलोड करके इंशाल्लाह आप लोगों को इसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। सर वाई नॉट पंजाब, पंजाब में भी ग्रो होता है मेरे बच्चे, पंजाब की भी आप देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पंजाब की तरफ भी आप इधर मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है ना, इधर बाकायदा तौर पर एप्पल्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ओ सॉरी माजरत, मैंने ईस्टर्न मार्क कर दिया, ये वाला रीजन मरी वगैरह की साइड पर, रावलपिंडी हिल्स की साइड पर, इस साइड पर। लेकिन ये देखो ना, अपने लिए मुश्किलात क्रिएट ना करो, अपने लिए आसानियां पैदा करो यार। एप्पल सोच के फौरन यार नॉर्दर्न रीजन आने चाहिए, एप्रिकॉट सोच के फौरन दिमाग में नॉर्दर्न रीजन आने चाहिए। मतलब अपने लिए टेंटेटिव तौर पर आसानी क्रिएट करो, मुश्किलात पैदा नहीं करो, क्योंकि मुश्किलात बेटा तुम्हें डुबा देगी। समझ रहे हो बात को मेरी। अपने लिए ईज क्रिएट करो ना। देखो, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग इसका सोल्यूशन देख के आए होंगे, बहुत सारे लोग ने इसकी मार्किंग स्कीम देखी होगी, लेकिन मार्किंग स्कीम में मुश्किल चीजें भी मेंशन होती हैं भाई। तो मैं जरूरी तो ना मुश्किल चीजें लिखूं, मैं तो हमेशा आसानी की तरफ बढ़ूंगा ना। जो चीज मुझे सोच में सबसे पहले स्ट्राइक कर जाए, जिसे बनाना सोच के, मैं पंजाब और सिंध को नहीं ढूंढूंगा, मैं डायरेक्ट सिंध के कोस्टल रीजन को ढूंढूंगा, क्योंकि वो याद करना मेरे लिए बहुत आसान था। और उसके ऊपर एक मीम भी बनी हुई थी इंस्टा वगैरह पर, कि बनाना तो ग्रो ही कहाँ पे होते हैं, सिंध के कोस्टल रीजन में। और जो जो सिंध के कोस्टल रीजन में बनाना ग्रो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो उसकी मीम जब बनी तो मुझे याद रह गया ना। तो मैं अपने लिए आसानी पैदा करूंगा बेटा, अपने लिए मुश्किल नहीं करूंगा चीजें। समझ रहे हो मेरी बात को। स्टेट वन रीजन व्हाई आर एप्पल्स ग्रोन इन दिस एरिया एंड वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एप्पल। तो नॉर्दर्न एरियाज अगर मार्क किया है तो क्यों बेटा, और ये रावलपिंडी वाला मरी हिल साइड, तो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर होते हैं भाई, एरिया देख के समझ आना चाहिए। इसमें कोई ये बात नहीं है कि चीजें याद हो। भाई मैं एक चीज को नॉर्दर्न एरियाज में ग्रो कर रहा हूँ, मैं एक चीज को ग्रो कर रहा हूँ बलूचिस्तान के हिली एरियाज के अंदर, मैं एक चीज को ग्रो कर रहा हूँ मरी रावलपिंडी के रीजन के अंदर, वो वहां पे क्यों ग्रो होगी।
भाई वो वहां पे ग्रो होगी क्योंकि वहां पर कोल्ड क्लाइमेट है, लो टेम्परेचर है। सिंपल बात, जनरल नॉलेज, जनरलाइज्ड आंसर लिखो। आ जाएंगे मेरे बच्चों, लिखेंगे मेरे साथ, क्या लिखेंगे? पेन खोल लूं? आप लिखेंगे लो टेम्परेचर्स, खत्म बात। लो टेम्परेचर लिख के आगे बढ़ जाएंगे। यूज क्या है एप्पल का बेटा, क्या यूज होता है? सो ऑफ कोर्स इट इज पार्ट ऑफ फूड, एंड फूड की जगह हेल्दी डाइट कीप्स डॉक्टर अवे। अच्छा नहीं नहीं बेटा, फूड लिखेंगे और लिखेंगे साथ कि ऑफ कोर्स इट्स एन हेल्दी डाइट। क्या है बेटा ये? हेल्दी डाइट का मेरे हिस्सा है। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों आगे आ जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल। स्टडी फिगर 1.2, photograph of livestock in Pakistan. Use figure 1.2 only and identify the type of livestock. क्या टाइप है लाइव स्टॉक की? मैंने बोला था काउस वगैरह लिखने से बेहतर है, बुलक्स लिखने बेटर है, नॉर्मलाइज लिखो, कैटल्स लिख लो, आसानी हो जाएगी। तो जब भी गाय दिखे तो क्या लिखोगे बेटा? कैटल्स लिख लोगे, ठीक है ना। और इसको आइडेंटिफाई कौन नहीं कर पाएगा यार? वही बंदा नहीं कर पाएगा जो बकरा ईद में मजे नहीं करता। ये लिखने के बाद एग्जामिनर डॉक्टर की सूरत में घर के बाहर मिलेगा। सही है, सही है। शाबाश। सीख रही हो वैसे तुम मुझसे रोस्टिंग की टेक्निक्स, हाँ। चले भाई, अच्छी बात है। स्टडी फिगर डायग्राम शोइंग अ टाइप ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया है। चेन्स ऑफ बकेट नजर आ रही हैं। दो व्हील्स नजर आ रहे हैं। कौन सी होगी बेटा? पर्शियन व्हील होगा। लिस्ट टू वेज द लाइवस्टॉक शोन इन फिगर 1.2 कैन बी यूज्ड अदर देन एज ड्राउट पावर फॉर इरिगेशन। किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बच्चे इसके अलावा? ठीक है। सो ड्राउट पावर इन list two ways the livestock shown in figure 1.2 can be used other than as drought power for what बेटा? फॉर इरिगेशन। यानी ड्राउट पावर फॉर इरिगेशन के अलावा हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो प्लॉइंग, एक्सीलेंट, प्लॉइंग, शाबाश मेरे बच्चों। अल्लाह अकबर, मुझे भी जेट लैग होना शुरू हो गया। प्लॉइंग के लिए और किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ सोर्स ऑफ फूड। पुलिंग कार्ट्स, एक्सीलेंट, शाबाश मेरे बच्चे। जिसने भी लिखा है पुलिंग कार्ट्स, पुलिंग कार्ट्स की जगह बुलक कार्ट्स लिख लोगे ना तो ज्यादा टेक्निकल और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन पुलिंग कार्ट्स इज ऑल्सो गुड, ठीक है ना। पुलिंग कार्ट्स। अच्छा आप इसकी जगह लिख सकते थे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वुड ऑल्सो बी अ गुड टर्म फॉर यूजिंग इट, ठीक है ना। अच्छा मीट, मिल्क, स्किन, टैनिंग इंडस्ट्री के लिए। ग्रेजिंग के लिए यार गाय बकरियों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गाय को ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। बकरियों को ज्यादा, शीप्स एंड गोट्स को ज्यादा। आ जाएंगे मेरे बच्चे। अल्लाह अकबर। ओहो। स्टेट टू नेचुरल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग व्हीट। नोट खोलो, नोट्स में देखो फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर व्हीट और लिख लो यार। टेम्परेचर, HYV सीड्स वगैरह, ठीक है। Contrast wheat production on small scale subsistence farm and a cash crop farm। पूरी डिटेल नोट्स में लिखी हुई है साइड पे। वीट का जो आपके पास वो है, क्या लिखा है, क्या बोल रहा था मैं, वीट का आपके पास बारानी फार्मिंग में भी दिया हुआ है मैंने, वो स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात हुई भी है। और इसके अलावा फिर मैंने साइड पर आपके पास कैश क्रॉप फार्मिंग में भी सिंपल है। एक में मशीन यूज नहीं होती, एनिमल्स का इस्तेमाल होता है, दूसरे में मशीनरी का इस्तेमाल होता है। एक में मशीनरी का इस्तेमाल होता है तो दूसरे में लेबर का इस्तेमाल होता है। एक में फर्टिलाइजर्स आप इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे में आप एनिमल डंग इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी की जरूरत है। ये तो है यार, कॉफी की तो जरूरत है, ठीक है। मतलब ये कॉन्ट्रास्ट कर लेंगे ना सब बेटा, सही है ना, कॉन्ट्रास्ट कर लेंगे सब। नंबर टू भी ठीक है ना। Section 2 22 क्या मतलब? सर ब्लैक कॉफी। 222 का क्या मतलब बेटा मेरे बच्चे? टू क्या मतलब बेटा, क्या टू? सर अकेले। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कौन से बेटा? सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा? बेटा इसकी टर्म्स बताओ ना, B पार्ट 1, C पार्ट 1, क्या सेकंड बेटा?
नेक्स्ट आ जाएंगे वाटर लॉगिंग, टिक वन ऑफ द करेक्ट आंसर बिलो फ्रॉम द लिस्ट। व्हाट इज वाटर लॉगिंग पूछ रहा है बेटा, क्या वाटर लॉगिंग है? डैम ट्रैप्स वाटर इन रिवर्स, ये तो सिल्टेशन होती है, इसको तो नहीं लिख सकते। द वाटर टेबल राइजेस टू द सरफेस, ये हो सकता है। देयर इज लैक ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल, ये नहीं होगा मेरे बच्चे। वाटर डिजॉल्व्स द सॉल्ट्स इन द सॉइल, ये भी नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स वाटर टेबल राइजेस टू द ग्राउंड, जब पानी आपके पास जमीन से बाहर आ जाए तो वो आ जाएगा। सेकंड वन मी करेक्ट, बेटा ये किस 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 कैसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे मेरे बच्चे, ये मुझे कैसे समझ आएगा सेकंड वाला मी करेक्ट? प्लीज टेल कॉन्ट्रास्ट मीनिंग। कॉन्ट्रास्ट का मतलब डिफरेंसेस बताना, डिफरेंसेस बताना, कंपेयर करना। ये इसमें ये होता है तो उसमें वो होता है, इसमें बारिश का इस्तेमाल होगा तो उसमें इरिगेशन का इस्तेमाल होगा, इसमें ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड इस्तेमाल होंगे तो उसमें मेजॉरिटी नए मेथड इस्तेमाल होंगे। बेटा ये मैंने पूरी बात बेटा आपके पास नोट्स में लिखी हुई है मेरे बच्चे, थोड़ा एफिशिएंटली नोट्स को पढ़ लो मेरी जान, थोड़ा सा एफिशिएंटली बेटा क्राइटेरियाज को देख लो मेरे बच्चे। मैंने अभी ये चीज डिस्कस की है, प्लीज 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 बेटा मेरी क्लास में चीजें पहले से सॉल्व करके आए, नोट्स को पढ़ के आए, तो आपको ये बातें नहीं होगी बेटा, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसमें एनिमल्स का इस्तेमाल होता है, उसमें मशीन का इस्तेमाल होता है, इसमें लेबर का इस्तेमाल होता है, इसमें मशीन का इस्तेमाल होता है बेटा। नहीं बेटा हर साल ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये कैसे फजूल सवाल पूछ रहे हो बेटा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग टू व्यूज about initiatives that have been implemented to improve agricultural production in Pakistan. Yani land reforms have had the most impact on agricultural production. The use of chemicals has had the most impact on agricultural production. अब देखो उसने सिर्फ impacts लिखा है, तो आप या तो दोनों के साथ अग्री कर सकते हैं या आप दोनों के साथ डिसअग्री कर सकते हैं। देखें, मोस्ट इम्पैक्ट का मतलब है नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक के साथ ज्यादा अग्री करेंगे, दूसरे के साथ कम अग्री करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ने कहीं ना कहीं आपको आउटपुट बढ़ा के दिया है। लेकिन फिर आप कंपेयर करेंगे किसने ज्यादा बना के दिया आउटपुट। सिंपल बात है, केमिकल्स का इस्तेमाल यानी फर्टिलाइजर्स। अब आप या तो व्यू ए से अग्री कर लें या तो व्यू बी से डिसअग्री कर लें, ठीक है ना। मेरे हिसाब से व्यू ए के साथ डिसअग्री करिएगा, व्यू बी के साथ अग्री करिएगा, क्योंकि दोनों के बारे में फिर लिखना क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सर ए का ज्यादा इम्पैक्ट है, देखो इम्पैक्ट या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसने मुझसे ऊपर पूछा है इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो इम्प्रूव की बात ज्यादा करूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन इम्प्रूव करने के साथ साथ इसमें कुछ बुराइयां भी हैं जिसकी वजह से अक्सर इम्प्रूव करते करते प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा यार, फुली एग्जॉस्टेड भाई, आज तो ऐसा लग रहा है अल्लाह माफ करे, या अल्लाह पाक प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ। अच्छा जी, आई होप बेटा सबको आवाज क्लियर आ रही होगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड रिफॉर्म्स के साथ आप अग्री करते, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते थे, बस एक एक काम करते हैं, हम ऑलरेडी डिसीजन बना लेते हैं, हम बोलेंगे कि भाई हम इसके साथ क्या करेंगे, वील अग्री लेस विथ इट एंड वील अग्री मोर विथ इट, ठीक है ना। एंड वाई यू विल अग्री लेस विथ इट, आपको वो बताना पड़ेगा, यानी आपको बताना पड़ेगा कि भाई अच्छी चीज है लेकिन प्रॉब्लम्स भी तो है ना। सही है, इस तरीके से लिखोगे आंसर, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स आंसर में लिखा हुआ है क्या मेरे बच्चे, आंसर में लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, ठीक है मेरे बच्चे। सर ये कैसे पता चलेगा कि इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, वही मेरे बच्चे मैंने आपको समझाया कि उसने यहाँ पर इम्प्रूव लिखकर बता दिया कि भाई बात पॉजिटिव की ही करनी है, लेकिन आपने ये बताना है कि भाई पॉजिटिव चीजें तो हैं, लेकिन उसको आप जब डिसअग्री कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि भाई पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव ज्यादा एसोसिएटेड है, ठीक है ना।
Sir, can I write the advantages of both and then give an evaluation? That would be the most easiest way to approach this question. ठीक है ना, कि आप दोनों के साथ अग्री कर जाएं कि दोनों इंप्रूव कर रहे हैं और फिर एंड में बता दे भाई ये ज्यादा इंप्रूव कर रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और जिसका आप ज्यादा इंप्रूवमेंट का लिखें उसका ज्यादा थोड़ा एग्जाम्पल एग्जाम्पल देकर थोड़ा ना उसको जस्टिफाई कीजिएगा, ठीक है। दोनों के साथ अग्री करना वुड बी द मोस्ट इजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट अप्रोच। मैं इसकी एक और नई अप्रोच करा रहा हूं, क्योंकि देखिए दोनों के साथ देखो उसने सवाल में ऊपर ना इम्प्रूव का टर्म लिखकर ये बता दिया कि भाई दोनों से इम्प्रूव हो रहा है, ये बताओ किससे ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। तो यू माइट अग्री विद इट और यू माइट डिसअग्री विद इट। तो कोई मसला नहीं, आप अग्री भी कर सकते हैं दोनों के साथ, आप दोनों के साथ डिसअग्री भी कर सकते हैं, ठीक है ना। करप्शन विथ व्यू है, बिल्कुल करप्शन विथ व्यू है वुड बी अ डिसअग्रीमेंट, ठीक है। तो आ जाते हैं बेटा इसके साथ, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको मिक्सचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आप इस तरीके से देखो, मैं जो बता रहा हूँ वही लोग सुनिएगा जिनको चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज या कॉन्फ्लिक्ट करने की आदत होती है। तो वो क्या करें, पहले वो व्यू ए का एक अग्री लिखें, फिर वो व्यू ए का एक डिसअग्री लिखें, फिर वो व्यू बी का एक डिसअग्री लिखें और वो व्यू बी का एक अग्री लिखें। यानी वो अग्री डिसअग्री लिख के फिर एंड में अपना इवैल्यूएशन पेश कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मेजर अप्रोच। इंशाल्लाह वर्कशॉप में मैं आपको एग्जामिनर का लिखा हुआ चीज दिखाऊंगा कि एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि आप एक व्यू के या तो प्रोज और कॉन्स लिख सकते हैं, या तो आप दोनों व्यूज के प्रोज लिख सकते हैं, या तो आप दोनों व्यूज के कॉन्स लिख सकते हैं। ये लिखी हुई चीज इंशाल्लाह आपको आपकी बुकलेट में मिलेगी, एग्जामिनर सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट से। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा बेटा, सैंपल के साथ एग्जाम्पल भी दूंगा, यानी सैंपल का मतलब प्रूफ भी दूंगा, ठीक है ना। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सही है। अम्मार सईद बेटा तुम्हारा मैंने वो नहीं देखा, ठीक है ना। सो इसका सिंपलेस्ट अप्रोच ये हो जाता है कि बेटा आप दोनों के साथ अग्री कर लेते, अग्री लेस, अब हमने अग्री लेस लिखा है तो आप उसके साथ जाएंगे बेटा। आप लिखेंगे बेटा आई अग्री मोर विथ व्यू बी। जब आपने लिखा आई अग्री मोर विथ व्यू बी, ठीक है, सो आप लिखेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से पाकिस्तान में फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल्स को बहुत एक्टिवली प्रोड्यूस किया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर आप इसमें एग्जांपल लेंगे अयूब खान की ग्रीन रेवोल्यूशन की, सॉरी, और आप बताएंगे किस तरीके से अयूब खान के ग्रीन रेवोल्यूशन ने पूरा का पूरा चीजों को चेंज करके रख दिया मेरे बच्चों, ठीक है। सो यू विल अग्री मोर विथ व्यू बी, ठीक है, आप अग्री कर लेंगे ज्यादा व्यू बी के साथ, और अग्री करते हुए लिखेंगे लिखेंगे पाकिस्तान has found had found large resources of natural gas at सुई। ये सब चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं, होप आपको याद होंगी, याद आ रही होंगी आराम आराम से, ठीक है ना। सुई आफ्टर 1952 this has encouraged the production of fertilizers which helps increase the growth of crops। आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप्स क्या हो जाती है मेरे बच्चे, ग्रो हो इंक्रीज हो जाती है। देखो वैसे मैं अगर इस शुरू में लिख देना आई एग्री मोर विथ व्यू भी, तो ये भी वैल्यूएशन के अंदर काउंट होता है। और बेटा इसका भी रिटन डॉक्यूमेंट दूंगा एग्जामिनर का कि ये एग्जामिनर ने चीज बताई हुई है। और अगर आप मेरे से बहुत पहले से पढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो आपको याद होगा यूट्यूब वाली जो 6 मार्कर की वीडियो है उसमें ये ऑलरेडी चीज आइडेंटिफाइड है, ठीक है। ठीक है। सो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और इसमें फिर आप एग्जाम्पल दे देंगे। बताओ भाई एग्जाम्पल, जल्दी बताएंगे मेरे बच्चों, शाबाश। कौन सी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है जिसकी एग्जाम्पल बताई थी आपके भाई ने आपको, जल्दी बताएंगे बेटा। कम ऑन एवरीवन, बताएं भाई, बताएं भाई। सर पाकिस्तान फर्टिलाइजर फैक्ट्री, ठीक है, एंग्रो भी लिख सकते हैं, एंग्रो भी लिख सकते हैं। पाक अरब फर्टिलाइजर कंपनी वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि हमने वो पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। आप लिख देंगे पाक अरब फर्टिलाइजर फैक्ट्री, पाक अरब
फर्टिलाइजर फैक्ट्री, ठीक है। एंड बिल्कुल 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 ठीक है ना सर, पाक अरब है लिख रहा था, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हो गए? पाक अरब फर्टिलाइजर फैक्ट्री, ठीक है लिखो। इसके अलावा और केमिकल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्या सिर्फ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं व्यू, सॉरी, फर्टिलाइजर्स में? नहीं बेटा, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स भी हैं, ठीक है ना। सिड वैसे सुई गैस एग्जाम्पल नहीं होगी। हाँ ठीक है, लेकिन वो एग्जाम्पल थोड़ा सा आप एफिशिएंटली फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें, वो ब्रिलियंट एग्जाम्पल होगी, ठीक है। आप बता पाएंगे जिसकी वजह से अवेलेबल होगा। HIV सीड्स में केमिकल्स थोड़ा सा, हाँ वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वो भी लिख सकता हूँ, उसमें एग्जाम्पल्स ही मौजूद होंगी, ठीक है ना। लेकिन चले हम इधर लिख सकते हैं, हम इधर लिख देते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। अच्छा, इससे अवॉइड करेंगे आप पेस्ट को, इससे आप अवॉइड कर सकते हैं इंसेक्ट को, और ये दोनों चीजें क्या करेंगी बेटा? रिड्यूसेस क्रॉप फेलियर। यानी इससे क्रॉप फेलियर क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। और इससे इनडायरेक्टली क्या होगा मेरे बच्चे? प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जल्दी से आ जाएंगे आगे। आप डिसएग्री कर लीजिएगा लैंड रिफॉर्म्स के साथ, ठीक है ना। आप लिखेंगे आई डू नॉट अग्री विथ व्यू बी एज, वाई बेटा? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वही करप्शन वाली बात, और इधर वही करप्शन वाली चेन बना देंगे बेटा। कितना एविडेंटली देखे, बार बार चीजें सिमिलर आपके पास रिपीट हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके पास आपके लिए आसानी होगी। इसके भाई ने आपके बेटा इतनी मल्टीपल चीजें लिखाई हैं, जाके एक मतलब लैंड रिफॉर्म देखो, उसमें कितनी सारी मैंने आपको डिसएडवांटेजेस दिए हैं लैंड रिफॉर्म्स के, कि आप खुद सोचेंगे कि सर कितना ज्यादा आपने लिखवाया हुआ ये चीजें, ठीक है ना। अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ द एरिया इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द एरिया इन पाकिस्तान इज बारानी फार्मिंग एरिया एंड subsistence farming that does not have enough records available, so there is a problem in identifying who owns how much of land, और इसकी डिसएडवांटेज में एग्जांपल लिख देंगे फेलियर इन द टाइम ऑफ अयूब खान, कि अयूब खान के टाइम पर इसमें फेलियर हुआ था, ठीक है। आई होप बेटा सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी, बातें समझ में आई होंगी। भाई ने बहुत मेहनत के साथ बेटा चीज़ें समझाई हैं, और प्लीज़ घर पे जाके इसके नोट्स पढ़ लीजिएगा बेटा। मेजॉरिटी चीज़ें आपकी नोट्स में अवेलेबल होती हैं, बस देखने वाले की नज़र की देर होती है कि कब वो देख ले। इसी के साथ बेटा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पर होते हैं कंप्लीट बेटा। और एग्रीकल्चर के पास पेपर 2 वीडियोस भेजूंगा बेटा, वो वीडियोस देखकर 2016 और 17 का पास पेपर कंप्लीट कर लेना। कल आपके पास गैप होगा, और कल भी इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, जहां पर होपफुली हो सकता है शायद मैं आपके पास फिशिंग के पास पेपर्स कल कंप्लीट करा दूं, यानी फिशिंग एज अ चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका ऑलरेडी एक 6 मार्कर मैं करा चुका हूँ वीडियो के अंदर, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी चीजें हम कंप्लीट करके फौरन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। सो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। जैद बेटा अपना सवाल वापसी लिख दो, मैंने मिस हो गया होगा, ठीक है ना। मसला नहीं, टेंशन नहीं लो। तलत रिजी में जो और सवाल हैं वो इंशाल्लाह ईयरली पास पेपर सेशंस में होंगे, ठीक है। एंड के 5 दिन में हम ईयरली पास पेपर्स करेंगे, ठीक है। बारानी फार्मिंग क्या मतलब? बागानी फार्मिंग मतलब वो फार्मिंग जो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है ना बेटा, किया तो है हमने, ठीक है। मेरे बच्चों किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई ऐसी बात समझ नहीं आए तो पूछ लो बेटा। जो भी सवाल है चैट बॉक्स में लिख दे, कमेंट बॉक्स में लिख दे, इंशाल्लाह आपके चीज़ों को केटर किया जाएगा। अच्छा।